Hello everyone, welcome to Prelims Primer Weekly News Analysis by Aptiplus Academy for Civil Services। आज की पहली टॉपिक है सेना स्पेक्टेबलिस। नीलगिरी हिल्स में स्थित है मुडुमलई टाइगर रिजर्व। मुडुमलई टाइगर रिजर्व की जो बफर जोन है, मतलब आसपास की एरियाज, ट्रांजिशन जोन, यहाँ पे एक इन्वेजिव प्लांट स्पीशीज ने स्प्रेड करके पूरी एरिया को टेक ओवर कर लिया है। इस प्लांट स्पीशीज का नाम है सेना स्पेक्टेबलिस। डिटेल में समझने से पहले एक बार सेना स्पेक्टेबलिस प्लांट को देख लेते हैं। इस इमेज में आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से दिखती हैं, इसके येलो फ्लावर्स होते हैं। सेना स्पेक्टेबलिस हमने यहाँ पे कहा इन्वेजिव स्पीशीज, मतलब कोई भी एक ऐसी नॉन नेटिव ऑर्गेनिज्म जो एक नई जगह पे आके बहुत क्विकली उस जगह के साथ अडेप्ट करके वहाँ पे स्प्रेड करने लगती है, रिप्रोड्यूस करने लगती है, और एज ए रिजल्ट उस जगह की जो लोकल स्पीशीज है, जो लोकल ऑर्गेनिजम्स हैं, उसकी पॉपुलेशन जो है वो अफेक्टेड होने लगती है। तो इस तरीके की स्पीशीज को हम कहते हैं इन्वेजिव स्पीशीज। वो प्लांट्स हो सकती है, फिश हो सकती है, या फिर कोई भी और एनिमल स्पीशीज हो सकती है। तो सेना स्पेक्टेबलिस भी एक इन्वेजिव स्पीशीज है जिसे इंडिया में इंट्रोड्यूस किया गया था फ्रॉम साउथ अमेरिका एंड सेंट्रल अमेरिका। इसकी एज सच कोई यूटिलिटी नहीं है, कोई दूसरी मेडिसिनल प्रॉपर्टीज या वैल्यूज नहीं है। इसे फायरवुड के लिए और ऑर्नामेंटल पर्पस के लिए इंट्रोड्यूस किया गया था, बस एस्थेटिक वैल्यूज के लिए, दिखने में अच्छा लगता है इसलिए। अनफॉर्चुनेटली जहाँ पे भी सेना स्पेक्टेबलिस को इंट्रोड्यूस किया जाता है वहाँ पे ये उस जगह के साथ अडेप्ट करके रैपिडली मल्टीप्लाई करने लगती है। एज ए रिजल्ट उस जगह की जो नेटिव इंडिजिनस प्लांट एंड एनिमल स्पीशीज हैं उनकी हैबिटेट जो है वो अफेक्टेड हो जाती है, उनकी पॉपुलेशन डिक्लाइन करने लगती है। सिगुर प्लेटो जो मुडुमलई टाइगर रिजर्व की कोर और बफर जोन्स में आता है, इस रीजन में सेना स्पेक्टेबलिस ने इन्वेड कर लिया है पूरा, और इस वर्ड इन्वेड से ही आता है इन्वेजिव स्पीशीज। पिछले कुछ सालों से मुडुमलई टाइगर रिजर्व की आसपास की एरियाज में चारों तरफ सेना स्पेक्टेबलिस की येलो फ्लावर्स दिखती हैं। इतने रैपिडली स्प्रेड होने की वजह से यहाँ की जो लोकल बायोडाइवर्सिटी है वो बहुत ज़्यादा नेगेटिवली अफेक्टेड हुई है। पॉपुलेशन लोकल प्लांट स्पीशीज की कम हो रही है। एज ए रिजल्ट जो दूसरी एनिमल्स हैं उनकी फूड अवेलेबिलिटी भी लिमिट हो रही है, जो दूसरी प्लांट स्पीशीज के ऊपर फूड के लिए डिपेंड करते हैं। तो अगर वो नेटिव प्लांट स्पीशीज की पॉपुलेशन ही नहीं रही तो एज ए रिजल्ट वाइल्ड लाइफ के ऊपर भी अल्टीमेटली इफेक्ट आ गया। तो कास्केडिंग इफेक्ट है। नीलगिरी वेस्टर्न घाट में आता है जो एक बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है। जाहिर है यहाँ पे फ्लोरा एंड फौना बहुत रिच है, लेकिन पिछले कुछ सालों में जो इन्वेजिव स्पीशीज है प्लांट्स की बहुत ज़्यादा यहाँ पे स्प्रेड कर चुकी है। सिर्फ सेना स्पेक्टेबलिस ही नहीं, कई और दूसरी प्लांट स्पीशीज भी। फॉर एग्जाम्पल साइटिसस कोपेरियस और लंटाना कमारा, ये भी इन्वेजिव प्लांट्स ही है। नीलगिरी एरिया का जो हैबिटेट है वो बहुत ज़्यादा डिग्रेड हो रहा है। इसे कॉम्बैट करने के लिए बहुत सारी इनिशिएटिव्स ली जा रही हैं, जिसमें इन्वेजिव प्लांट स्पीशीज़ को केयरफुली मॉनिटर करके उन्हें हटाया जा रहा है, रिमूव किया जा रहा है। इसके अलावा साइट स्पेसिफिक रेस्टोरेशन प्रोग्राम्स भी चलाए जा रहे हैं, ताकि जो लैंडस्केप्स जिसमें काफ़ी ज़्यादा इन्वेजन हो चुकी थी और उसे अभी रिमूव कर दिया गया है, वहाँ पे फिर से वो ना इन्वेड कर ले, ताकि वो अच्छे से रिकवर हो पाए, लोकल स्पीशीज जो हैं वहाँ पे फिर से पनप सके। इसकी ये जो एक रेस्टोरेशन जो प्रोसेस है ये प्रॉपरली हो, लॉन्ग टर्म इसका विजन लेके इनिशिएटिव्स चलाए जाए, इसकी अभी ज़रूरत है। बात करते हैं मुडुमलई नेशनल पार्क की, जो तमिलनाडु की नीलगिरी माउंटेन्स में स्थित है। मुडुमलई नेशनल पार्क तमिलनाडु के साथ कर्नाटका और केरला की बाउंड्रीज को भी शेयर करता है। जैसे कि हम यहाँ पे इस मैप में देख सकते हैं कि मुडुमलई नेशनल पार्क तमिलनाडु, केरला और कर्नाटका तीनों स्टेट में ही फैला हुआ है इसकी बाउंड्री रीजन में। नेशनल पार्क इसे डिक्लेयर किया गया था इन द ईयर 1986 और ये तब से नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व का भी पार्ट है, लेकिन 2007 में आके इसे टाइगर रिजर्व का भी दर्जा दिया गया। इस रीजन में ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल मॉइस्ट ब्रॉड लीफ
फॉरेस्ट्स हैं, जो ऐसे फॉरेस्ट्स जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में मिलते हैं, हमें पता है। यहाँ पे जो फॉरेस्ट कंपोजिशन है इसमें ज़्यादातर एवरग्रीन और सेमी डेसिडुअस ट्री स्पीशीज डोमिनेट करते हैं। मुडुमलई नेशनल पार्क के रीजन में मोयार रिवर जो है वो ड्रेन करता है। मुडुमलई नेशनल पार्क के आसपास की एरियाज की अगर हम बात करें तो इसके वेस्टर्न बॉर्डर में है वायनाड वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी। सिमिलरली इसके नॉर्दर्न बॉर्डर में है बांडीपुर नेशनल पार्क। मुडुमलई के ईस्ट में है सिगुर रिजर्व फॉरेस्ट। मूविंग टू द नेक्स्ट टॉपिक, अमूर फैल्कन्स। अपनी एनुअल रूटीन माइग्रेशन के तहत अमूर फैल्कन बर्ड्स ने मणिपुर में आना शुरू कर दिया है। हमें पता है कि बर्ड्स जो है ये मेनली माइग्रेट करती है फॉर फूड एंड नेस्टिंग लोकेशंस। ये मूव करती हैं उन जगहों से जहाँ पे रिसोर्सेस बहुत डिक्रीज हो चुके हैं टू दोज प्लेसेस वेयर रिसोर्सेस आर हाई। फॉर एग्जाम्पल रशिया की अगर हम बात करें तो विंटर्स में यहाँ पे सर्वाइव करना एक्सट्रीम कंडीशंस में बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है फॉर द बर्ड्स, और इसीलिए वो माइग्रेट करते हुए वर्ल्ड की दूसरी पार्ट्स में आते हैं और उसके बाद जब विंटर्स ख़त्म हो जाते हैं वो फिर से वापस अपनी जगह पे लौट जाते हैं। तो इसी को कहते हैं माइग्रेशन ऑफ बर्ड्स। इस इमेज में हम अमूर फैल्कन बर्ड्स को देख सकते हैं। अमूर फैल्कन्स को लॉन्गेस्ट फ्लाइंग रैप्टर्स कहा जाता है because of the long distance it covers while migrating from one part of the world to the other. ये birds नॉर्थ ईस्ट एशिया में स्थित अमूर लैंड नामक जगह पे ब्रीड करती है जो रशिया का पार्ट है। इसके अलावा ये नॉर्दर्न मंगोलिया और नॉर्थ कोरिया के रीजन में भी ब्रीड करती है। फिर वहाँ से ये माइग्रेट करती हुई इंडिया आती है, श्रीलंका आती है, उसके बाद ये थाईलैंड कैम्बोडिया में भी कभी कभी आ जाती हैं माइग्रेट करते हुए, और वहाँ से फिर ये मालदीव्स होते हुए साउथ अफ्रीका पहुँचती है। मतलब रशिया से साउथ अफ्रीका इतना लंबा डिस्टेंस ये तय करती है। माइग्रेट करते समय ये इंडिया के मेनली मणिपुर और नागालैंड में आती है, जहाँ पे लोकली अमूर फैल्कन्स को अखुई पुइना कहा जाता है। पहले नागालैंड में अमूर फैल्कन्स को हंट किया जाता था फूड के लिए, लेकिन उसके बाद कई सारी इनिशिएटिव्स चलाई गई, अवेयरनेस कैंपेन्स चलाए गए जो काफ़ी सक्सेसफुल भी रहे। एज ए रिजल्ट अभी अमूर फैल्कन्स को यहाँ पे नहीं मारा जाता है। इनफैक्ट 2020 में एक इंटरनेशनल ग्रुप ऑफ ऑर्निथोलॉजिस्ट्स ने नागालैंड को फैल्कन कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड का टाइटल भी दिया है। माइग्रेशन के दौरान फैल्कन्स नागालैंड में स्पेशली पांगती वैली में बहुत ज़्यादा तादाद में आके रेस्ट करती है, मोर देन 1 मिलियन, और इसीलिए फैल्कन कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड का टाइटल नागालैंड को दिया गया है। इन टोटल ये बर्ड्स 22,000 किलोमीटर से भी ज़्यादा जो डिस्टेंस है उसे कवर करती है, और ये 1 वे जर्नी है। ये बर्ड्स इसे यानी साल में 2 बार करती है पूरी माइग्रेशन की अगर हम बात करें तो। अमूर फैल्कन IUCN के लीस्ट कंसर्न कैटेगरी में आती है, और इंडिया की बात अगर हम करें तो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के शेड्यूल 4 में अमूर फैल्कन्स को इंक्लूड कर दिया गया है। यानी एनी पर्सन हु विल हंट अमूर फैल्कन या फिर उसकी मीट को अगर कोई सेल करता है तो दैट पर्सन इज पनिश्ड विथ एन इम्प्रिजनमेंट ऑफ 3 years, और उसे 25,000 की फाइन भी लग सकती है, दोनों एक साथ। 2018 में फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने एक नई कंजर्वेशन प्रोग्राम को स्टार्ट किया जिसमें अमूर फैल्कन्स की रेडियो टैगिंग की जाती है ताकि उनकी माइग्रेटरी रूट को स्टडी किया जा सके कि किस तरीके से वो माइग्रेट करती है, और इसके साथ ये भी इंश्योर हो सके कि इन बर्ड्स को हंट ना किया जाए। अगर हंट किया जाता है तो इसका भी इंफॉर्मेशन फॉरेस्ट डिपार्टमेंट तक पहुंच जाएगा बिकॉज रेडियो टैगिंग की गई है। तो ये एक विन विन सिचुएशन है। अगली टॉपिक है IMT ट्राइलैट। इंडिया, मोजाम्बिक और तंजानिया की नेवीज के बीच में इस साल से एक नई जॉइंट मैरीटाइम एक्सरसाइज शुरू हुई है जिसका नाम है IMT ट्राइलैट या फिर इंडिया मोजाम्बिक तंजानिया ट्राइलैटरल एक्सरसाइज। इस एक्सरसाइज में इंडियन नेवी को रिप्रेजेंट किया है
INS तरकश फ्रिगेट जो एक तरीके का वॉरशिप है, इसके अलावा चेतक हेलीकॉप्टर्स और मार्कोस स्पेशल फोर्सेस ने। मरीन कमांडोज को मार्कोस कहा जाता है और ऑफिशियली इन्हें मरीन कमांडो ऑफिसर भी कहा जाता है। ये इंडियन नेवी की एक स्पेशल ऑपरेशंस फोर्सेस हैं जो स्पेशल ऑपरेशंस को कंडक्ट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं। मालदीव्स में कंडक्ट की गई ऑपरेशन कैक्टस हो या फिर कारगिल वॉर, ऑपरेशन पवन हो या लीच, मार्कोस स्पेशल फोर्सेस ने ऐसी कई सारी ऑपरेशंस में पार्टिसिपेट किया है। मार्कोस स्पेशल फोर्सेस डिफरेंट टाइप्स ऑफ टेरेन में हर तरीके की ऑपरेशंस अंडरटेक करने के लिए केपेबल है, लेकिन ये स्पेशलाइज्ड है इन मैरीटाइम ऑपरेशंस, ऑल्दो मोस्ट ऑफ इट्स एक्टिविटीज आर क्लासिफाइड। 1987 में इंडियन मरीन स्पेशल फोर्स या IMSF ऑफिशियली एग्जिस्टेंस में आया। उसके बाद इन द ईयर 1991 IMSF को रीनेम किया गया एज मरीन कमांडो फोर्स या मार्कोस। कमिंग बैक टू द IMT ट्राइलैटरल एक्सरसाइज जिसे इस साल से शुरू किया गया है, अगर इसके ऑब्जेक्टिव्स की बात करें तो द फर्स्ट इज टू डेवलप कैपेबिलिटी, ताकि इंडियन ओशन रीजन में जो भी कॉमन थ्रेट्स हैं वो एड्रेस हो जाएं। जो भी कंट्रीज इसमें पार्टिसिपेट कर रही है वो अपनी बेस्ट प्रैक्टिसेस को एक दूसरे के साथ शेयर करे और अपनी इंटरऑपरेबिलिटी को एनहांस करे। इसके अलावा मैरीटाइम कोऑपरेशन भी स्ट्रेंथन होगा अगर हम इस एक्सरसाइज को कंडक्ट करते रहे। तो यही सारी ब्रॉड ऑब्जेक्टिव्स है इस एक्सरसाइज की। मूविंग टू द नेक्स्ट टॉपिक, राइनो। एक रीसेंट स्टडी के अनुसार राइनोज की जो हॉर्न्स हैं वो विथ टाइम छोटी होती गई बिकॉज ऑफ हंटिंग। लंबे समय से राइनोज को हंट की जाती है फॉर देयर हॉर्न्स। स्टडी में कोरिलेट करके ये पता चला है कि जिन राइनो स्पीशीज की पॉपुलेशन सबसे ज्यादा एंडेंजर्ड है, उनके हॉर्न का जो लेंथ है वो सबसे ज्यादा डिक्लाइन हुआ है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। फॉर एग्जाम्पल सुमात्रन राइनो जो क्रिटिकली एंडेंजर्ड है, इसकी जो हॉर्न लेंथ है वो सबसे ज्यादा डिक्लाइन हुई है। तो रेट ऑफ डिक्लाइन सबसे ज्यादा है इन सुमात्रन राइनोज। ऑन द अदर हैंड जो अफ्रीकन राइनो है, व्हाइट राइनो, इसमें हॉर्न लेंथ का जो छोटा होना, इसका जो डिक्लाइन रेट है वो सबसे कम है क्योंकि ये क्रिटिकली एंडेंजर्ड नहीं है। अफ्रीकन व्हाइट राइनो नियर थ्रेटेंड कैटेगरी में बिलोंग करता है। इन अ नटशेल, जितनी ज्यादा हंटिंग होना उतना राइनोस की जो हॉर्न है उसकी लेंथ जो है उसका कम होना। इट्स इम्पॉर्टेंट टू नोट कि ये जो कोरिलेशन है, ये जो पैटर्न है, ये दूसरे एनिमल्स में भी ऑब्जर्व किया गया है। फॉर एग्जाम्पल एलिफेंट्स की टस्क साइज का छोटा होना डिपेंडिंग अपॉन द रेट ऑफ हंटिंग एंड द स्पीशीज ऑफ द एलिफेंट। सिमिलरली वाइल्ड शीप जो है उसकी हॉर्न के लेंथ का कम होना। अब राइनोस की स्पीशीज की बात करते हैं। राइनोस की 5 स्पीशीज है। फर्स्ट वन इज ग्रेटर वन हॉर्न राइनोसेरोस, इसे इंडियन राइनो भी कहते हैं। ये लार्जेस्ट है अपनी सभी स्पीशीज के बीच में। नेक्स्ट है व्हाइट राइनो, ये नॉर्थ और साउथ अफ्रीका में पाई जाती है, नेटिव है वहां की। नेक्स्ट है ब्लैक राइनो, ये ईस्ट और साउथ अफ्रीका में पाई जाती है। जावान राइनो जो सुंडा राइनो भी कहा जाता है जिसे, और इसे लेसर वन हॉर्न राइनो भी कहा जाता है। और फाइनली है सुमात्रन राइनो जो एक क्रिटिकली एंडेंजर्ड स्पीशीज है राइनोसेरोस की, जो सुमात्रा में पाई जाती है इंडोनेशिया के। इन राइनोस की IUCN स्टेटस की अगर हम बात करें तो व्हाइट राइनो जो है ये नियर थ्रेटेंड कैटेगरी में बिलोंग करता है। इसकी एस्टिमेटेड पॉपुलेशन 18,000 है। नाउ ग्रेटर वन हॉर्न राइनो जिसे इंडियन राइनो भी कहा जाता है, इसकी IUCN स्टेटस है वल्नरेबल। इट्स इम्पॉर्टेंट टू नोट कि पहले ये एंडेंजर्ड था। एशिया की ये सबसे पहली एक लार्ज मैमल है जिसकी जो कैटेगरी है वो डाउन लिस्ट हुई है। एंडेंजर्ड से ये वल्नरेबल हुआ है, विच इज अ गुड न्यूज। इसकी पॉपुलेशन अराउंड 3,600 के आसपास है। नेक्स्ट है ब्लैक राइनो, इसकी पॉपुलेशन थोड़ी इंक्रीज हो रही है बट ये क्रिटिकली एंडेंजर्ड है अभी भी। 5,630 एस्टिमेटेड पॉपुलेशन है। नेक्स्ट है जावान राइनो, इसकी पॉपुलेशन 74 है और ये स्टेबल है, मतलब ना कम हो रही है ना ज्यादा हो रही है, और ये क्रिटिकली एंडेंजर्ड स्पीशीज है राइनोसेरोस की। एंड फाइनली सुमात्रन राइनो,
इसकी एस्टिमेटेड पॉपुलेशन 80 से भी कम है और ये कंटिन्यूसली डिक्रीज होती जा रही है, विच इज़ अ मैटर ऑफ कंसर्न। ये क्रिटिकली एंडेंजर्ड स्पीशीज है राइनोस की। अब बात करते हैं ग्रेट इंडियन राइनोसेरॉस या फिर वन हॉर्न राइनोस की। ये नेटिव है इंडियन सब कॉन्टिनेंट की। ये इंडिया और नेपाल में बेसिकली पाई जाती है। इंडिया में ज़्यादा अराउंड 3,588 इंडिविजुअल्स अगर हम टोटल देखें उसमें से अराउंड 3,000 तो इंडिया में ही है। काजीरंगा नेशनल पार्क में ही सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन है पूरी दुनिया में वन हॉर्न राइनोस की। इसके अलावा असम की पोबीतोरा वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी में भी ये पाई जाती है। यहाँ पे डेंसिटी सबसे हाईएस्ट है वर्ल्ड की, मतलब बहुत ही छोटे एरिया में बहुत ज़्यादा राइनोस मौजूद है पोबीतोरा में, तो हाईएस्ट डेंसिटी ऑफ राइनोस इन द वर्ल्ड। लेकिन अगर पॉपुलेशन की बात करें, टोटल पॉपुलेशन, तो सबसे ज़्यादा राइनोस काजीरंगा नेशनल पार्क में मिलते हैं पूरी दुनिया में। इसके अलावा राइनोस की पॉपुलेशन जो है वो एक कंटिगुअस एरिया है। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व जो इंडिया में आता है, सुखा फंटा जो नेपाल में आता है और चितवान नेशनल पार्क ये भी नेपाल में है, अगेन दुधवा जो इंडिया में है। ये सारी पॉलिटिकल बाउंड्री से सेपरेटेड है, लेकिन राइनोस की सिंगल पॉपुलेशन इन जगहों पे मौजूद है। कई सारी मेजर्स ली जा रही है टू कंजर्व राइनोस, उनकी डिस्ट्रीब्यूशन रेंज को एक्सपैंड करने के लिए कई सारी स्टेप्स उठाई जा रही हैं और ऑब्जेक्टिव है राइनोस की प्रोटेक्शन को स्ट्रेंथन करना, उनकी डिस्ट्रीब्यूशन रेंज को एक्सपैंड करना, इसमें रिसर्च और मॉनिटरिंग को बढ़ाना, किस तरीके से हम इन्हें और भी अच्छे से प्रोटेक्ट कर सकते हैं, और स्ट्रिक्टर इन्फोर्समेंट्स लाना, हंटिंग हो या दूसरी पोचिंग, दूसरी इलीगल एक्टिविटीज़ के अगेंस्ट, और एडिक्वेट एंड सस्टेन्ड फंडिंग। इन सब चीज़ों को सस्टेन करने के लिए फंडिंग की ज़रूरत होती है, उसे भी कंटिन्यूसली उसे एडिक्वेटली इंश्योर करना। मूविंग टू द नेक्स्ट टॉपिक, लैब ग्रोन डायमंड्स। रिसेंटली मिनिस्टर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने गुजरात गवर्नमेंट को अप्रिशिएट किया है फॉर टेकिंग अ नंबर ऑफ इनिशिएटिव्स टू प्रमोट द लैब ग्रोन डायमंड्स इंडस्ट्री। लैब ग्रोन डायमंड्स यानी ऐसे डायमंड्स जिन्हें लैब में कटिंग एज टेक्नोलॉजी का यूज़ करके बनाया गया है। इसमें नेचुरल डायमंड जिस तरीके से ग्रो करता है उसी प्रोसेस को रेप्लिकेट किया जाता है और डायमंड को आर्टिफिशियली प्रोड्यूस किया जाता है। नेचुरल डायमंड्स और आर्टिफिशियल डायमंड्स की प्रॉपर्टीज़ में कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है, दोनों केमिकली, फिजिकली और ऑप्टिकली सेम होती है। लैब ग्रोन डायमंड्स की एडवांटेज ये होती है कि इसमें कैपिटल और लेबर इंटेंसिव फैक्टर्स जो हैं वो कट डाउन हो जाते हैं डायरेक्टली, क्योंकि नेचुरल डायमंड्स को सबसे पहले तो माइन से एक्सट्रैक्ट किया जाता है जिसमें लेबर की ज़रूरत होती है, इसमें कैपिटल भी लगता है, फिर उसे ट्रांसपोर्ट करके लाया जाता है, फिर उसे प्रोसेस किया जाता है। तो ये काफ़ी एक लंबा चेन ऑफ एक्टिविटीज़ है जिसमें कॉस्टिंग बहुत ज़्यादा आ जाती है। लैब में जो डायमंड्स मैन्युफैक्चर होते हैं इसमें ये सारी जो चीज़ें हैं वो कट डाउन हो जाती है। एज ए रिजल्ट लैब में बने डायमंड्स की कॉस्ट जो है वो 30 to 40% कम होती है इन कंपैरिजन टू डायमंड्स दैट आर माइंड। कंपोजिशन और लुक की अगर हम बात करें तो लैब ग्रोन डायमंड्स जो हैं वो कार्बन के बने होते हैं। द सेम मटेरियल नेचुरल डायमंड्स आर कंप्राइज्ड ऑफ। ऑल्सो इन दोनों की केमिकल और ऑप्टिकल प्रॉपर्टी सेम होती है और इसीलिए ये सिमिलर वे में शाइन करते हैं, स्पार्कल करते हैं और ब्रिलियंटली देखने में होते हैं। लेकिन प्राइस पे जब हम आते हैं तो लैब ग्रोन डायमंड्स जो है वो वे मोर अफोर्डेबल है देन द नेचुरल डायमंड्स एज डिस्कस्ड अबव। सिर्फ माइनिंग, एक्सट्रैक्शन इन सब की वजह से नहीं, नेचुरल डायमंड्स जो है वो रेयर भी होते हैं, बिकॉज बिलियंस ऑफ ईयर्स लगते हैं नेचुरल डायमंड्स जो है वो तैयार होने में, और इसीलिए इस रेयर होने की वजह से इसकी प्राइस जो है वो ज़्यादा है। लेकिन लैब ग्रोन डायमंड्स जो हैं इसमें ऐसी कोई दिक्कतें नहीं रहती, जितना मर्जी उसको मैन्युफैक्चर करो। माइनिंग, ट्रांसपोर्टेशन की एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस भी इसमें नहीं रहते, तो सप्लाई चेन में कोई दिक्कत रही ही नहीं। एनवायरनमेंट पर्सपेक्टिव से अगर हम देखें तो लैब ग्रोन डायमंड्स जो है वो लेस डेट्रीमेंटल है टू द एनवायरनमेंट, क्योंकि इसमें कम एनर्जी की ज़रूरत होती है डायमंड को ग्रो करने के लिए इन द लैब। इसमें ग्राउंड को खोदने की ज़रूरत नहीं है, माइनिंग एक्टिविटीज़ की कोई भी ज़रूरत नहीं है, तो डेफिनेटली लैब ग्रोन डायमंड्स जो है ये ज़्यादा सस्टेनेबल ऑप्शन है फ्रॉम द एनवायरनमेंट पर्सपेक्टिव।
दो तरीके के लैब ग्रोन डायमंड्स होते हैं, एक है CVD और दूसरा है HPHT। CVD स्टैंड्स फॉर केमिकल वेपर डिकम्पोजिशन टेक्नोलॉजी। CVD टेक्नोलॉजी में इंडिया स्पेशलाइज करता है, काफ़ी ज़्यादा आगे है इस टेक्नोलॉजी में, जिससे प्योरेस्ट टाइप ऑफ डायमंड्स जो हैं वो बनते हैं। स्पेस में जिस तरीके से इंटरस्टेलर गैस क्लाउड्स में हाइड्रोकार्बन गैस मिक्सचर से डायमंड्स बनते हैं, सिमिलर वे में CVD टेक्निक में हाइड्रोकार्बन गैस मिक्सचर से डायमंड्स को ग्रो किया जाता है। 1980s में सबसे पहले इस टेक्नोलॉजी को लाया गया। इसमें एनर्जी रिक्वायरमेंट भी काफ़ी कम होती है। इसमें एक छोटे से डायमंड सीड को, छोटी सी स्लाइस के डायमंड सीड को एक सील्ड चेम्बर के अंदर रखा जाता है और फिर उसे हीट किया जाता है टू अराउंड 800 डिग्री सेल्सियस। उसके बाद इस चेम्बर को फिल किया जाता है विथ कार्बन रिच गैसेस, फॉर एग्जाम्पल मीथेन। इसके बाद माइक्रोवेव्स, लेजर्स और दूसरी टेक्निक्स को अप्लाई किया जाता है, जिससे कि ये सब कार्बन रिच गैसेस आयनाइज कर जाती है और प्लाज्मा में बदल जाती है। आयनाइजेशन की वजह से गैसेस जो है वो ब्रेक डाउन कर जाती है और इसमें जो कार्बन है वो धीरे धीरे डायमंड सीट के ऊपर मर्ज करने लगता है, लेयर बाय लेयर, लेयर बाय लेयर। एज ए रिजल्ट डायमंड जो है वो ग्रो करने लगता है। तो हमने अच्छे से CVD मेथड को डिस्कस किया। नाउ विल कम टू HPHT मेथड, विच इज हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर प्रोसेस। HPHT डायमंड, इसे क्रिएट करने का जो प्रोसेस है, सबसे पहले 1950s में शुरू हुआ था फॉर इंडस्ट्रियल पर्पसेस। इंडस्ट्रियल पर्पसेस कैसे? एक्चुअली जो नेचुरल डायमंड्स होते हैं जो माइन किए जाते हैं, उन्हें भी HPHT प्रोसेस के थ्रू एनहांस की जाती है, उनकी क्वालिटी को, उनकी ओवरऑल कलर क्लैरिटी को। तो ये जो प्रोसेस है ये शुरू से ऑलरेडी यूज होता आ रहा है। इस मेथड में जिस तरीके से नेचुरल डायमंड्स ओवर मिलियंस ऑफ ईयर्स तैयार होती है अंडर ह्यूज प्रेशर एंड टेम्परेचर, उस सेम एनवायरनमेंट को मिमिक किया जाता है, रिक्रिएट किया जाता है, ताकि अंडर दो सेम एनवायरमेंटल कंडीशंस डायमंड्स तैयार हो जाए, लेकिन आर्टिफिशियली। डिफरेंस बस ये है कि नेचुरल डायमंड्स जो है सेम एनवायरनमेंट में तैयार होती है, लेकिन इसमें 150 मिलियन साल लग जाते हैं। लेकिन HPHT प्रोसेस में डायमंड जो है वो सिर्फ कुछ हफ्तों में ही तैयार हो जाते हैं अंडर दिस सेम एनवायरनमेंट। तो HPHT प्रोसेस में दो चीज़ें आती हैं। एक तो है कि ऑलरेडी जो नेचुरली माइंड डायमंड्स हैं उनके ऊपर ये मेथड अप्लाई किया जाता है, ताकि नेचुरली माइंड डायमंड्स की ओवरऑल कलर डेंसिटी, उसकी क्लैरिटी और भी एनहांस हो जाए। और दूसरे में पूरी स्क्रैच से ही आर्टिफिशियल डायमंड को तैयार किया जाता है, मैन्युफैक्चर किया जाता है यूजिंग HPHT मेथड, जहाँ पे सेम एनवायरनमेंट को क्रिएट किया जाता है। इंडिया में लैब ग्रोन डायमंड्स की मार्केट की अगर हम बात करें तो फ्रॉम द ईयर 2000 ये स्टार्ट हुआ और उसके बाद वो एक्सपोनेंशियली ग्रो कर रहा है इन दी 2020s। हर साल इंडिया की लैब ग्रोन डायमंड्स की एक्सपोर्ट्स जो है वो ग्रो कर रही है। एनुअल ग्रोथ की अगर हम बात करें 2018-19, फिर 19-20, 20-21 में अगर हम इन 3 साल में देखें तो 72% पहले साल में ग्रोथ था 2018-19 में, और उसके बाद 35% और उसके बाद जंप करके आ गया 103%। तो काफ़ी ह्यूज जंप है। पूरी दुनिया में जितनी लैब ग्रोन डायमंड्स प्रोड्यूस होती है उसमें से 15% तो इंडिया में ही होती है। गवर्नमेंट ने कई सारी इंसेंटिव्स दी हैं जिसकी वजह से लैब ग्रोन डायमंड्स की जो मार्केट है वो इतनी फ्लरिश कर रही है। पहला तो ये है कि 100% FDI परमिटेड है इन दिस सेक्टर अंडर द ऑटोमेटिक रूट, मतलब जिसमें गवर्नमेंट परमिशन की ज़रूरत नहीं होती, उसमें 100% FDI जो है वो अलाउड है। इसके अलावा 2019-20 बजट में ही GST रेट को इस लैब ग्रोन डायमंड्स की रिड्यूस कर दिया गया फ्रॉम 18% टू 5%। तो लैब ग्रोन डायमंड्स जो है ये ग्रीनर है, एनवायरमेंटली सस्टेनेबल है और 50 to 60% चीपर भी है देन दी नेचुरली माइंड डायमंड्स। तो इसकी जो प्रोडक्शन है वो काफ़ी ज़्यादा बूस्ट हो रही है इसमें इंडिया में, और इंडिया का पोटेंशियल है कि वो एक दिन ग्लोबल हब बने ऑफ लैब ग्रोन डायमंड प्रोडक्शन एंड प्रोसेसिंग। मूविंग टू द नेक्स्ट टॉपिक, काला नमक राइस। Recently,
इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट ने काला नमक राइस की 2 नई ड्वार्फ वैरायटीज को सक्सेसफुली टेस्ट किया। इनका नाम है पूसा नरेंद्र काला नमक 1638 और पूसा नरेंद्र काला नमक राइस 1652। काला नमक राइस कुछ इस तरीके से दिखती है। ये एक सेंटेड राइस है, मतलब इसमें एरोमा है और ये इंडिया और नेपाल में इसे ग्रो किया जाता है। ये एक नॉन बासमती राइस है। इट्स इम्पॉर्टेंट टू नोट कि नॉन बासमती राइस है और फिर भी इसमें एरोमा है। इसकी जो ग्रेन्स हैं वो मीडियम लेंथ की होती है, स्लेंडर होती है। ट्रेडिशनल वैरायटी ऑफ पैडी है और इसकी जो हस्क है वो ब्लैक कलर की होती है। इसकी फ्रेग्रेंस बहुत स्ट्रॉन्ग है। ऐसा कहा जाता है कि काला नमक राइस लॉर्ड बुद्धा की एक गिफ्ट है, क्योंकि उन्होंने अपनी एनलाइटनमेंट के समय श्रावस्ती रीजन में लोगों को काला नमक राइस गिफ्ट किया था और इसलिए काला नमक राइस 600 BC मतलब बुद्धिस्ट पीरियड से ही कल्टीवेशन में है। काला नमक राइस में इंपॉर्टेंट एंटीऑक्सीडेंट्स रहते हैं, फॉर एग्जांपल एंथोसायनिन। एंथोसायनिन हार्ट डिजीज को प्रिवेंट करता है, इसके अलावा स्किन हेल्थ को भी प्रमोट करता है, ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करता है और ब्लड रिलेटेड प्रॉब्लम्स को भी ये एड्रेस करता है। तो इसकी कई सारी मेडिसिनल प्रॉपर्टीज हैं। काला नमक राइस को इंडियन गवर्नमेंट ने काफ़ी प्रमोट किया है। 2013 में गवर्नमेंट लाई न्यूट्री फार्म स्कीम। इस स्कीम का एम था ऐसी फूड क्रॉप्स को प्रमोट करना जो क्रिटिकल माइक्रोन्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करती है, ताकि वल्नरेबल सेक्शन ऑफ द पॉपुलेशन, फॉर एग्जांपल जो मैल नरिश्ड है एटसेट्रा, उनकी न्यूट्रिशन स्टेटस जो है वो इम्प्रूव हो जाए। इस स्कीम के तहत काला नमक राइस को सिलेक्ट किया गया था एज अ न्यूट्री क्रॉप। लेकिन इस राइस की कुछ इश्यूज हैं, फॉर एग्जाम्पल लो एक्रेज। ओवर द ईयर्स काला नमक राइस की जो एक्रेज है, जो ईल्ड है, वो डिक्लाइन होती गई। इसके कई सारे कारण थे। फॉर एग्जाम्पल 1990s में 1998-99 में एक ब्लास्ट एपिडेमिक्स हुआ, तो डिजीज की वजह से होता है। दूसरा है टॉल स्टेचर ऑफ द क्रॉप। ये क्रॉप काफ़ी लंबा होता है दिखने में। इतना टॉल होना काला नमक राइस क्रॉप के लिए बहुत डेट्रीमेंटल साबित होता है। जब काला नमक क्रॉप पूरी तरीके से डेवलप कर जाता है, इसमें सारे ग्रेन्स डेवलप कर जाते हैं और ये काफ़ी ज़्यादा लंबा होता है, तो एज ए रिजल्ट क्या होता है, ग्रेन्स जो है वो खुद को होल्ड नहीं करके रख पाती, क्योंकि स्टेम्स जो है वो वीक होती हैं। एज ए रिजल्ट इट लीड्स टू द लॉजिंग ऑफ द क्रॉप। क्रॉप जो है वो गिर जाता है ग्राउंड में, वो खुद को होल्ड करके नहीं रख पाता। तो ये एक और रीज़न है कि ईल्ड जो है वो कम होने का। अगला है लॉन्ग टाइम हार्वेस्ट। 6 से 7 महीने लग जाते हैं हार्वेस्ट होने के लिए। सीड क्वालिटीज जो है वो पुअर होती है, रिसर्च सपोर्ट प्रॉपर नहीं है। तो ये सारी रीजंस हैं काला नमक राइस क्रॉप्स की यील्ड और एक्रेज कम होने का। अभी रिसेंटली जो इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट ने जो नई वैरायटीज़ को टेस्ट किया है, वो दोनों ही ड्वार्फ वैरायटीज़ हैं। जानबूझ के ड्वार्फ वैरायटीज़ को डेवलप किया गया है ताकि, क्योंकि टॉल होता है तो लॉजिंग का जो प्रॉब्लम है वो परसिस्ट कर जाता है। ड्वार्फ वैरायटीज़ हैं। जो ट्रेडिशनल वैरायटीज़ होती हैं काला नमक क्रॉप की, उसकी जो लेंथ होती है वो अराउंड 140 सेंटीमीटर्स तक जाती है। लेकिन जो नई वैरायटीज़ अभी डेवलप की गई है ड्वार्फ वैरायटीज़, उसकी लेंथ 95 to 100 सेंटीमीटर्स तक जाएगी, जिसे कम किया गया है डेफिनेटली। और ये लॉजिंग का जो प्रॉब्लम है, इससे ये काफ़ी हद तक एड्रेस हो जाएगा। इस नई वैरायटी की जो ईल्ड है वो ट्रेडिशनल वैरायटी के कंपैरिजन में डबल है। एक और इशू को एड्रेस किया गया है, काला नमक क्रॉप्स को बैक्टीरियल ब्लाइट डिजीज जो है ये काफ़ी ज़्यादा अटैक करती है। तो इस नए वैरायटी में ब्लाइट टॉलरेंट जीन्स को इंड्यूस किया गया है ताकि ये डिजीज इसे और इन्फेक्ट ना कर पाए। आते हैं इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, जिसने इन 2 वैरायटीज़ को डेवलप किया है। ये एक ऑटोनमस बॉडी है जो एग्रीकल्चरल एजुकेशन और रिसर्च को कोऑर्डिनेट करती है इंडिया में। ये डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च एंड एजुकेशन, जो मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर के तहत आती है, इसे रिपोर्ट करती है। यूनियन मिनिस्टर ऑफ एग्रीकल्चर जो है ये इसके प्रेसिडेंट है और ये लार्जेस्ट नेटवर्क ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च एंड एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स है पूरे वर्ल्ड में। एट प्रेजेंट एग्रीकल्चरल एजुकेशन को रेगुलेट
जो करना होता है इंडिया में, उसका मैंडेट दिया गया है जिन ऑर्गेनाइजेशंस को। उसमें आता है ICAR, दैट इज इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च। इसके अलावा वेटरनरी काउंसिल ऑफ इंडिया और इंडियन काउंसिल ऑफ फॉरेस्ट्री रिसर्च एंड एजुकेशन। तो ये सारी डिपार्टमेंट्स मिलके ही इंडिया में एग्रीकल्चरल एजुकेशन को रेगुलेट करती है। इंडिया में जो भी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ हैं, कॉलेजेस हैं, जो भी प्रोग्राम्स हैं, उससे ICAR अपनी एक यूनिट है, नेशनल एग्रीकल्चरल एजुकेशन एक्रेडिटेशन बोर्ड, इसके द्वारा एक्रेडिटेशन प्रोवाइड करती है। इस बोर्ड को एस्टैब्लिश किया गया था इंडिया 1996 और अभी इसे ये जो नाम है नेशनल एग्रीकल्चरल एजुकेशन एक्रेडिटेशन बोर्ड 2017 में दिया गया। ये बोर्ड जो है ये एक्रेडिटेशन देता है, क्वालिटी अश्योरेंस है बेसिकली, जिस तरीके से हर कॉलेज को दी जाती है कि ये कौन सी कैटेगरी में आता है, A, B, इस तरीके से ही ये एक बैज ऑफ क्वालिटी अश्योरेंस है। ये इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट कि ये मैंडेटरी नहीं है कि हर कॉलेज को, एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी को, कॉलेज को इसका अफिलिएशन होना मैंडेटरी है, ऐसा नहीं है। ऑल्सो ये जो भी ओपन इंस्टीट्यूट्स है, जो प्रोग्राम्स हैं, उसे प्रोवाइड नहीं करता है recognition. Moving to the next topic, India Infrastructure Project Development Fund Scheme या IIPDF Scheme. Recently Department of Economic Affairs जो Ministry of Finance के तहत आती है, इसने India Infrastructure Project Development Fund Scheme को नोटिफाई किया है। IIPDF जो है ये एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट ही इसकी पूरी फंडिंग करती है। इंडिया में और भी बेहतर क्वालिटी वाले PPP प्रोजेक्ट्स डेवलप हो, इसे इंश्योर करने के लिए IIPDF स्कीम के तहत फंडिंग प्रोवाइड की जाती है स्पॉन्सरिंग अथॉरिटीज़ को। मतलब जो प्रोजेक्ट के स्पॉन्सर्स होते हैं, स्पॉन्सरिंग अथॉरिटीज़ हैं, उन्हें फंडिंग प्रोवाइड की जाती है ताकि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में जो भी प्रोजेक्ट्स बन रहे हैं वो और भी अच्छे क्वालिटी के हो। हमें पता है कि जो PPP यानी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल है, इसमें गवर्नमेंट एजेंसीज और प्राइवेट सेक्टर कंपनीज के बीच में कोलैबोरेशन होती है। इसमें जो कंपनीज है उन्हें यूज़ किया जाता है टू फाइनेंस, बिल्ड एंड ऑपरेट प्रोजेक्ट्स, और उसके बाद गवर्नमेंट भी इसमें कंट्रीब्यूट करती है। तो दोनों के कंट्रीब्यूशन से प्रोजेक्ट जो है वो बहुत ही जल्दी कंप्लीट हो जाता है। इस तरीके से कई सारी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स जो है वो बनाई जाती है। नाउ द पॉइंट इज IIPDF स्कीम को यहाँ पे क्यों लाया गया। IIPDF स्कीम के अंदर जो भी सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट्स डिफरेंट PPP प्रोजेक्ट्स को स्पॉन्सर करती है, तो ये जो अथॉरिटीज़ हैं इन्हें IIPDF स्कीम के तहत फंडिंग दी जाएगी। इट्स इम्पॉर्टेंट टू नोट कि VGF या वायबिलिटी गैप फंडिंग स्कीम के तहत गवर्नमेंट जो फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड करती है, उसके साथ ये एडिशन होगा, एडिशनल सपोर्ट जो है उसे प्रोवाइड की जाएगी अंडर दी IIPDF स्कीम, ताकि PPPs के द्वारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर बनती हैं उसमें और भी अच्छे से फाइनेंशियल सपोर्ट उन्हें मिले और प्रोजेक्ट जो है वो अच्छे से तैयार हो जाए। VGF वायबिलिटी गैप फंडिंग स्कीम, इसमें हमें पता है ऐसी प्रोजेक्ट्स को गवर्नमेंट फाइनेंशियल इंसेंटिव्स प्रोवाइड करती है जो इकोनॉमिकली तो जस्टिफाइड है लेकिन कमर्शियली अनवायबल है। मतलब इन द लॉन्ग टर्म इकोनॉमिकली वो जस्टिफाइड है, इसमें एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट होगा बहुत ही ज़्यादा और इसमें काफ़ी लॉन्ग टर्म में रेवेन्यू जनरेट होने के भी आसार है, लेकिन कमर्शियली अनवायबल है। प्रॉफिट मोटिव से जब कंपनीज मार्केट में उतरती हैं तब अगर उसको पर्सपेक्टिव में रखें तो वो शायद अनवायबल हो जाए। शॉर्ट टर्म में ह्यूज प्रॉफिट्स होने के चांसेस इन प्रोजेक्ट से कम होते हैं, लेकिन ये प्रोजेक्ट जो है वो एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करते हैं, एक रीजन को डेवलप करते हैं। इन सब चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए गवर्नमेंट VGF वायबिलिटी गैप फंडिंग कंपनीज को प्रोवाइड करती हैं ताकि वो मोटिवेटेड हों प्रोजेक्ट्स को स्टार्ट करने के लिए। तो VGF स्कीम के तहत गवर्नमेंट तो ऑलरेडी इंसेंटिव्स प्रोवाइड कर ही रही है, फाइनेंशियल सपोर्ट, लेकिन ये IIPDF स्कीम के तहत जो फंडिंग होगी ये एक्स्ट्रा एडिशनल फंडिंग होगी। IIPDF स्कीम का मेन एम जो है वो इंडिया में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की क्वालिटी को बेहतर बनाना है, इसकी पेस को बढ़ाना है और प्राइवेट सेक्टर पार्टिसिपेशन को भी एनकरेज करना है इन द बिल्डिंग ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर्स। अगली टॉपिक है कॉडी गोल्ड नैनो पार्टिकल्स। कॉडी गोल्ड नैनो पार्टिकल्स, जिसे इंडिया के 4 इंस्टीट्यूट्स ने कोलैबोरेट करके प्रोड्यूस किया है, इन्हें इंटरनेशनल पेटेंट मिला है फ्रॉम जर्मनी।
सबसे पहले बैकग्राउंड देखते हैं। कॉर्डिसेप्स मिलिटरिस। कॉर्डिसेप्स मिलिटरिस एक तरीके की फंगस स्पीशीज है जो कॉर्डिसेप्स जीनस से बिलोंग करती है। ये कॉर्डिसेप्स मशरूम ईस्टर्न हिमालयन बेल्ट में पाई जाती है। इसमें एंटी माइक्रोबायल, एंटी डायबिटिक और एंटी ऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज रहते हैं। कुछ इस तरीके से दिखती है कॉर्डिसेप्स। तो एक रिसर्च में कॉर्डिगोल्ड नैनो पार्टिकल्स जो हैं इन्हें सिंथेसिस किया गया है इन्हीं मशरूम से, कॉर्डिसेप्स मिलिटरिस, इनके एक्सट्रैक्ट से, और इसके साथ गोल्ड की जो सॉल्ट्स हैं इन दोनों को एक साथ मिला के कॉर्डिगोल्ड नैनो पार्टिकल्स को सिंथेसाइज किया गया है। इसकी काफ़ी ज़्यादा सिग्निफिकेंस है क्योंकि ये ह्यूमन बॉडी में फास्टर ड्रग डिलीवरी को इंश्योर करेगा। जब हम मेडिसिन्स को कंज्यूम करते हैं तब मेडिसिन्स सेल्स में पेनिट्रेट करके काम करती हैं। ड्रग्स की पार्टिकल जितनी छोटी होगी उतनी ज़्यादा अच्छी पेनिट्रेशन होगी सेल्स में और उतना ज़्यादा मेडिसिन जो है वो इफेक्टिव होगा। सिंस कॉर्डिगोल्ड नैनो पार्टिकल्स, ये नैनो पार्टिकल्स है, नाम से ही जाहिर है, तो इतना छोटा है, तो इससे ड्रग डिलीवरी जो है वो बहुत बेटर होगी और भी इफेक्टिव होगी। कॉर्डिसेप्स मिलिटरिस जो है ये एक सुपर मशरूम है जिसकी बहुत सारी मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ हैं। जब इस मशरूम की एक्सट्रैक्ट को गोल्ड नैनो पार्टिकल्स सिंथेसिस करने के लिए यूज़ की जाती है तब इसमें बहुत सारे बायो एक्टिव कॉम्पोनेंट्स ऐड हो जाते हैं। ये कॉम्पोनेंट्स जो हैं ये इंश्योर करते हैं कि जब हम मेडिसिन्स को कंज्यूम कर रहे हो तो वो सेल्स में बहुत अच्छी तरीके से पेनिट्रेट करे और इफेक्टिव वे में वो डिजीज़ या जो भी इशू है उसे एड्रेस करे। तो काफ़ी ज़्यादा सिग्निफिकेंट होने वाला है ये रिसर्च। इन कॉर्डिगोल्ड नैनो पार्टिकल्स का यूज़ थेरेप्यूटिक ड्रग्स को डेवलप करने के लिए यूज़ किया जा सकता है। इसके अलावा ऑइंटमेंट्स, टैबलेट्स, कैप्सूल्स के फॉर्म में भी इसे यूज़ किया जा सकता है। मूविंग टू द नेक्स्ट टॉपिक, इंटरनेशनल डे फॉर बायोस्फीयर रिजर्व्स। 2022 से ही सेलिब्रेट किया जाएगा इंटरनेशनल डे फॉर बायोस्फीयर रिजर्व्स ऑन एवरी 3 नवंबर। बायोस्फीयर रिजर्व जो है ये एक इंटरनेशनल डेजिग्नेशन है जिससे नेचुरल और कल्चरल लैंडस्केप्स को दिया जाता है बाय यूनेस्को। बायोस्फीयर रिजर्व्स को नॉमिनेट करती है नेशनल गवर्नमेंट्स। ये देश के सॉवरेन जुरिस्डिक्शन के अंदर ही रहती है लेकिन इसे डेजिग्नेट जो है वो यूनेस्को करती है। वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व्स जो है इसे एस्टैब्लिश किया गया था इन द ईयर 1971। ये बैकबोन है फॉर बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन एंड इकोसिस्टम रेस्टोरेशन। मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व के अंदर ये आता है वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व्स। इसमें टोटल 738 प्रॉपर्टीज है। टोटल 134 कंट्रीज में इन्हें डेजिग्नेट किया गया है। 12 इंडिया में है, श्रीलंका में 4, मालदीव्स में 3। साउथ एशिया में 30 से ज्यादा बायोस्फीयर रिजर्व्स अभी तक एस्टैब्लिश किए गए हैं। इसमें से सबसे पहला था हुरुलू बायोस्फीयर रिजर्व जो श्रीलंका में है। हुरुलू बायोस्फीयर रिजर्व 25,000 से भी ज्यादा हेक्टेयर्स में फैला हुआ है और इसमें ट्रॉपिकल ड्राई एवरग्रीन फॉरेस्ट है। इंडिया का पहला बायोस्फीयर रिजर्व जिसे यूनेस्को ने इन द ईयर 2000 डेजिग्नेट किया था, इट्स ब्लू माउंटेन्स ऑफ द नीलगिरीज। ये फैला हुआ है तमिलनाडु, कर्नाटका और केरला में। अगली टॉपिक है ग्लोबल एजुकेशन मॉनिटरिंग रिपोर्ट 2022। रिसेंटली यूनेस्को ने रिलीज की ग्लोबल एजुकेशन मॉनिटरिंग रिपोर्ट 2022। रिपोर्ट्स की कुछ की पॉइंट्स को देख लेते हैं। लास्ट 30 इयर्स में साउथ एशिया ने एजुकेशन को बहुत ही जल्दी एक्सपैंड किया है और इंडिया भी इसमें एक बहुत ही अच्छा रोल प्ले कर रहा है। लास्ट 8 इयर्स में अगर हम इंडिया की बात करें तो हर 10 स्कूल में 7 स्कूल्स जो हैं वो प्राइवेट इंडिपेंडेंट स्कूल्स हैं। रिपोर्ट ने हाईलाइट किया है कि क्वालिटी पब्लिक एजुकेशन ना होने की वजह से और इनएडिक्वेट सप्लाई की वजह से और इसके साथ साथ पेरेंट्स की हाई एस्पिरेशंस की वजह से प्राइवेट एजुकेशन जो सेक्टर है इंडिया का वो बहुत ज़्यादा ग्रो कर रहा है, लेकिन वही पब्लिक सेक्टर एजुकेशन जो है वो काफ़ी पीछे है। रिपोर्ट के अनुसार इंडिया में प्राइवेट ट्यूटरिंग जो है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो रही है। 61% ऑफ द सेकेंडरी स्कूल स्टूडेंट्स दे आर टेकिंग प्राइवेट ट्यूटरिंग बिकॉज स्कूल एजुकेशन की क्वालिटी जो है वो बहुत पुअर है। तो यही कुछ की हाइलाइट्स थी, लेकिन इम्पोर्टेंट ये है कि ये जो रिपोर्ट है इसे यूनेस्को ने रिलीज किया है और यूनेस्को जो है ये यूनाइटेड नेशंस की एक स्पेशलाइज्ड एजेंसी है
और ये वर्ल्ड पीस और सिक्योरिटी, इंटरनेशनल कोऑपरेशन इन एजुकेशन, आर्ट, साइंस एंड कल्चर को प्रमोट करती है। 193 कंट्रीज इसके मेंबर स्टेट्स हैं। हेडक्वार्टर पेरिस में है, फ्रांस के, और इसे 1945 में एस्टैब्लिश किया गया था टू प्रमोट पीस, सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए, ह्यूमन राइट्स के लिए, कोलैबोरेशन को फैसिलिटेट करने के लिए, सभी नेशंस के बीच में एक डायलॉग को प्रमोट करने के लिए, ताकि एजुकेशन बढ़े, वर्ल्ड पीस इंश्योर हो, सिक्योरिटी जो है वो भी इंश्योर हो। कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस डिस्कस कर लेते हैं, आपको बताना है कौन से ट्रू हैं कौन से फॉल्स। नंबर 1, द वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व्स वाज फॉर्म्ड इन द ईयर 2005 एज द बैकबोन फॉर बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन, इकोसिस्टम रेस्टोरेशन एंड लिविंग इन हार्मनी विथ नेचर। Number 2, Amur falcon is protected under the Wildlife Protection Act 1972 and included under its Schedule 1. Number 3, as a centrally sponsored scheme, the IIPDF scheme will aid the development of quality PPP projects for providing necessary funding support to the project sponsoring authorities in the central and state governments. Next, lab-grown diamonds are comprised of carbon, the same material natural diamonds are comprised of. These diamonds are chemically and optically identical to natural diamonds, so they offer the same shine, sparkle and brilliance of a naturally mined diamond. Next, IMT Trilat is a joint maritime exercise among the Indian, Mauritius and Thailand navies. Next, the Global Education Monitoring Report 2022 is released by the UNICEF. With this, we come to an end of this session. Thank you so much.